Hello students, welcome to the next class of electromagnetism. This is our fourth lecture. इस लेक्चर में हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। वो क्या है, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये टॉपिक समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो फर्स्ट, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन, इसके यूनिट्स, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये भी समझाती हूँ। कल के टॉपिक में हमने क्या कवर किया था, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो जगह है जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट आता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक टर्म हमने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, बी वेक्टर से। वेक्टर का मतलब है ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है, ये किसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। एक हमने कल पढ़ा था कि एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये कुछ लाइंस बनाई थी हमने। फिर मैंने आपको बताया था ये फील्ड लाइंस, जिनको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ये जहां पे इनकी क्राउडिंग ज्यादा है वहां पे फील्ड की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जहां पे लाइंस कम है जिस रीजन में, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब टर्म आती है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, आपने एक लेना है कुछ एरिया, कोई भी एरिया ले लो, किसी भी तरह का, किसी भी शेप का एक एरिया ले लो। मैं एक एरिया बना रही हूं, ये वाला, ठीक है। अब इस रीजन में हमने कोई मैग्नेट रख दिया या कुछ भी रख दिया जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड राउंड भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। जब हम पैरेलल इक्विडिस्टेंट, मतलब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनके बीच में बराबर डिस्टेंस हो, इसका मतलब होता है जो फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर पैरेलल और बराबर डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन सेम है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड। तो अभी समझने के लिए हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड ले लिया, ये किसी की वजह से भी आ सकता है, किसी रीजन में किसी भी वजह से भी ये बना दिया हमने फील्ड। अब इस फील्ड में मैंने एरिया ले लिया। अब इस एरिया, ये एरिया डायग्राम बनाने के लिए हमने तिरछा बनाया है, लेकिन एक्चुअली ये एरिया कैसा है, इस तरह से, ऐसे। ये फील्ड लाइंस इसको चीरती हुई इसके बीच में से क्रॉस कर रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर पास ऑन करेंगी, इसके बीच में से पास ऑन करेंगी, टेढ़ी नहीं लेके जानी फील्ड लाइंस, उसके लिए मैं अलग से फॉर्मूला समझाऊंगी। जितनी फील्ड लाइंस इसके बीच में से निकलेंगी, उन फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं, फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी एरिया में से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला। क्या है ये, फील्ड लाइंस की काउंटिंग, नंबर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ, क्या है नंबर किसका, फील्ड लाइंस का। कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पासिंग, जो पास कर रही है थ्रू, किसके थ्रू पास कर रही है, एन एरिया, किसी भी एरिया के थ्रू। थ्रू का मतलब होता है बीच में से निकलना। पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जितनी लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी एरिया से पास ऑन करेंगी, उन लाइंस के नंबर को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी एरिया के बीच में से
बीच में से निकलनी चाहिए लाइंस, परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए एरिया के, उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? किसी एरिया के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उन फील्ड लाइंस के नंबर को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अंडरस्टैंड? सो ये होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन। अब आती है मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, कि अब हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिखती जाएंगे। अब एक और चीज बता देती हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो फाई होता है। आपने डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी होगी, तो ये सिमिलर ही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो इसके पैर में हम बी लिख देते हैं, क्योंकि बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, तो इसको फाई बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो हमारी, हम देखेंगे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब अंडरस्टैंड करके देखो, इस एरिया में से देखो आप, जैसे मैंने एक फील्ड बनाया है, इस एरिया में से मान लीजिए ये मेरे पास एक एरिया है, मैंने यहाँ पे फील्ड लगा दिया, इस एरिया में से अंदर कितनी लाइन पास कर रही है, ये किस पे डिपेंड करेगा। एक तो इस एरिया पे कि ये एरिया कितना है, ये तो क्लियर ही है, बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर एरिया आप ज्यादा बड़ा ले लोगे तो ज्यादा लाइंस बीच में से पास करेंगी, अगर कम एरिया लोगे तो कम लाइंस पास करेंगी। तो इसका मतलब फ्लक्स का फर्स्ट फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द कर्व, लूप जो भी आपने ली है उसका एरिया कितना है लूप का, जितनी बड़ी लूप उतनी लाइंस ज्यादा पास करेंगी। ये तो सिंपल सा तरीका है। सेकेंड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमने पढ़ा था, यही अभी भी आज मैंने दोबारा रिपीट किया, कि जहां पे फील्ड लाइन का नंबर ज्यादा होगा वहां पे भी ज्यादा होगा। जहां पे फील्ड लाइंस की क्राउडिंग, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में हमने एक वर्ड यूज किया था, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर फील्ड की लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है मतलब ये लाइंस जो है ये पास पास हो गई। अगर ये लाइंस दूर दूर है, दूर दूर लाइंस है, एक ये B1 है, एक मैंने दूसरा फील्ड ड्रॉ कर दिया, ये क्या है B2, दोनों केसेस में कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्गर है, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंपैरिजन में वीक है। अब हमने एक एरिया ले लिया, लूप ले ली, अब इस लूप में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, एक, अब यही लूप मैंने यहां ड्रॉ कर दी, अब इस लूप में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 4, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई। क्या एरिया में फर्क आया? नहीं, इस टाइम हमने एरिया नहीं चेंज किया, इस टाइम हमने क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज किया, मतलब किसको चेंज किया, बी को चेंज किया। ठीक है, ज्यादा लाइंस बनाई मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया, तो इसका मतलब फ्लक्स दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, बी पे। ए फॉर एरिया, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अंडरस्टैंड? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कब? जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है और जो एरिया है वो फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, ये दो फैक्टर समझ आ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके एक और फैक्टर लेके आती हूं। अब मान लीजिए हमारे पास यही सेम एरिया है, अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, ये एरिया है तो एरिया ए है, तो एरिया के एक वेक्टर होता है ए वेक्टर, वो क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में जो भी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब एरिया तो ये था, ये एरिया है इसका कुछ ना कुछ, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपके पास एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, चाहे इस तरफ ले लो चाहे उस तरफ ले लो, मैंने एक तरफ ड्रॉ कर दिया एरिया वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल ऐसे ना जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेढ़ी जा रही है,
मतलब जो हमारा बी वेक्टर है वो एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अंडरस्टैंड? अब ये बी वेक्टर एरिया वेक्टर के एरिया के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा। हमने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में डेफिनेशन क्या लिखी है? वो फील्ड लाइंस जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, एरिया के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और इसी को हम लिख सकते हैं पैरेलल टू एरिया वेक्टर, एरिया के परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, वो वाली लाइंस लेनी है। इसका मतलब ये जो बी है, बी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा बी कॉस थीटा, एक इस तरफ आएगा बी साइन थीटा। अब ध्यान से समझना। अब मैं एक चीज लेती हूं, कोई मेरे पास एक ये एक फाइल कवर है, ठीक है, ये मेरे पास एरिया है। अब ये मेरे पास तिरछा बी वेक्टर है। अब बी के दो कंपोनेंट बना दिए, एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया, राइट। ये कंपोनेंट एरिया के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। क्या ये एरिया को थ्रू क्रॉस कर रहा है, एरिया के बीच में से क्रॉस कर रहा है? नहीं, ये एरिया के पैरेलल जा रहा है, ये एरिया के बीच में से क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये वाला फैक्टर हमने नहीं लेना, यानी कि हमने कौन सा फैक्टर लेना है? बी साइन थीटा हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एरिया नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर टू एरिया है, ये वाला फैक्टर हमने लेना है। इसका मतलब हमने ये जो बी लिखा है इसकी बजाय फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगी? बी कॉस थीटा पे, बी का वो फैक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर जाए, राइट। तो इसी को हम क्या लिखते हैं? अब दो कंपोनेंट हो गए आपके पास, ए और बी कॉस थीटा, तो फाई बी का फॉर्मूला बन गया ए बी कॉस थीटा। इसी से फॉर्मूला जनरेट हो गया ए बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट पढ़िए सबने, डॉट प्रोडक्ट पढ़िए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो गई हमारी फ्लक्स। कौन सी फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली है क्या? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी पास कर रही हैं, वो होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। साथ ही इसके यूनिट्स कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब एक तो बी के यूनिट लिखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट्स। बी के यूनिट होते हैं टेस्ला। यूनिट ऑफ, ये नोट डाउन कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी। क्या होते हैं यूनिट? टेस्ला। सिंबल होता है टी, टेस्ला। और एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये आपने प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी का दूसरा नाम रख दिया वेबर, WEBER, वेबर। और इसका सिंबल है WB। ये है हमारी फ्लक्स के यूनिट्स। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसी फ्लक्स के यूनिट से हमारे पास दूसरे यूनिट बनते हैं बी के। बी किसके बराबर आई? फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू कॉस थीटा। फ्लक्स क्या हो गई? वेबर डिवाइडेड बाय एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एक और यूनिट आ गए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि बी किसके बराबर आई? फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसीलिए इसी का नाम है फ्लक्स डेंसिटी। इसीलिए बी को क्या कहते हैं? दूसरी नाम फ्लक्स डेंसिटी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जब कुछ टर्म्स पढ़ाई थी तब मैंने पढ़ाया था बी इज फ्लक्स डेंसिटी, बाद में मैंने पढ़ाया बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों का मतलब एक ही है। फ्लक्स डेंसिटी उस टाइम नाम मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फ्लक्स नहीं पढ़ी थी हमने, इसलिए वो टॉपिक बीच में छोड़ना पड़ा। तो अब मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ, वाई बी इज फ्लक्स डेंसिटी, बिकॉज बी की डेफिनेशन नाम के, यहां से डेफिनेशन क्या बनी?
फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स के साथ क्योंकि सारा टॉपिक मैग्नेट से रिलेटेड है तो इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देते हैं। एक ही मतलब है, सिंपल फ्लक्स डेंसिटी कह दो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस चैप्टर के लिए। अंडरस्टैंड? दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि आपको फ्लक्स को चेंज करना है। आपको क्या करना है? फ्लक्स को चेंज करना है, बदलना है। कैसे बदल सकते हैं आप फ्लक्स को? क्या करना पड़ेगा आपको? अब हमें पता है हमारी फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड करती है। किस किस चीज पे? एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, एक एरिया पे, एक थीटा एंगल पे। थीटा एंगल कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर था और ये बी ये वेक्टर फॉर्म में है राजे। एरिया ये है, ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगा हमारा एरिया वेक्टर। और थीटा एंगल किस किस के बीच में एंगल है? बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। अगर आप अकेले बी को चेंज कर दो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, अगर ए को चेंज कर दो तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, और अगर आप थीटा को चेंज कर दोगे तब भी हमारी फ्लक्स क्या हो जाएगी? चेंज। यही चेंज हमारा लेके आती है EMI। सो इसीलिए मैंने कहा था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि EMI जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज की डेली लाइफ में यूज होने वाला फिनोमिना है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक चीज मानते हैं, ये मेरे हाथ में है मैग्नेट। अब मैग्नेट मेरे को यही सपोज करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में शॉप्स बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, तो इसी को मान के चलते हैं दिस इज अ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट है तो इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। सिंपल सी चीज पहले मुझे बताइए कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि दूर ज्यादा होगी? मैग्नेटिक फील्ड की ये दूर वाली चीजों को खींचेगा इजीली या पास वाली चीजों को? ऑब्वियसली पास वाली चीजों को। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इसने बना लिया, इसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा है? नियर ज्यादा है, दूर कम है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट लैब में बैठे हुए किसी ने ऐसे ही देखा था। ये है मेरे हाथ में एक कॉइल। कॉइल मतलब एक लूप बनाई हुई है किसी भी वायर की, कंडक्टिंग वायर की। कंडक्टिंग वायर मतलब जिसमें से करंट पास कर सकता है, कंडक्टिंग लूप। ठीक है, धागे की नहीं बनानी, कंडक्टिंग लूप है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, मे बी आपने लैब में यूज किया हो गैल्वेनोमीटर। घर पे तो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके भी दिखाती। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ये करंट को बताती है, डिटेक्ट करती है, बताती है कि किसी जगह पे करंट है कि नहीं है। ठीक है, ये छोटे मतलब करंट की बहुत छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। ये गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है, छोटे से करंट को भी मेजर कर देता है। कैसे करता है? इसके अंदर एक नीडल लगी होती है सेंटर में। जैसे ही इसके ना 2 एजेस होते हैं ऐसे, ये जो एंड्स होते हैं इससे हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अगर वायर में से करंट पास हुआ तो इसके अंदर जो नीडल लगी हुई है ना, ऐसे बनी होती है, वो नीडल मूव करने लग जाती है, चाहे लेफ्ट या राइट, अकॉर्डिंगली कि डायरेक्शन करंट की क्या है। इसके अंदर जो रखी नीडल है गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो मूव करती है कब? जब वायर में से करंट पास करे। हमारे पास क्या है? एक लूप बनी हुई है। लूप मतलब ये ना कॉइल बनी हुई है, ये इसमें कई सारी वायर्स ऐसे करके राउंड रिपीटिंग हुई है। ठीक है, इसके एक एंड को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, दूसरे एंड को भी गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। अब बताइए, मैंने और कुछ नहीं लगाया, मेरे आसपास कोई करंट, कोई बैटरी नहीं है। करंट नॉर्मली बैटरी से आता है या हम जैसे घरों में आता है हमारे करंट। हमने कुछ भी इसके साथ कनेक्ट नहीं किया सिवाय गैल्वेनोमीटर की।
गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं है। इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं है। हमने एक कॉइल ली, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स ली, उसके साथ एक एंड पे एक गैल्वेनोमीटर का साइड कॉर्नर अटैच कर दिया, दूसरे एंड पे दूसरा सिरा इस कॉइल का अटैच कर दिया। क्या गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी, सुई उसकी हिलेगी? नहीं, वो सेंटर में खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई करंट ही नहीं है। करंट नहीं है तो ये हिलेगी नहीं वायर, ये तो सिंपल सी बात है। अब एक साइंटिस्ट थे हमारे फैराडे, उन साहब ने क्या देखा, लैब में बैठे बैठे, जैसे ये कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, पड़ा है लैब में, उनके हाथ में एक मैग्नेट आ गया। जैसे आप लोगों के हाथ में आ जाते हैं, हमारे हाथों में कहीं से मैग्नेट उठा लिया, मैग्नेट को उठाया जी, इसको ना ऐसे घुमाते रहे, हिलाते रहे, ऐसे बस ऐसे हिलाते रहे। क्या देखा उन्होंने कि ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो हिल रही है। गैल्वेनोमीटर की सुई कभी हिलती है? जब करंट आए। करंट तो उन्होंने कोई लगाया नहीं, तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई क्यों हिल रही है? ठीक है, उन्होंने बस ये देखा कि वो कुछ कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लगी। उन्होंने अपना जो हाथ हिला रहे थे, उन्होंने उस हाथ को हिलाना बंद कर दिया। उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर की सुई वहीं पे रुक गई। फिर उन्होंने मैग्नेट को हिलाया, कभी आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, कभी घुमा दिया, कभी किस कैसे भी। जब वो मैग्नेट को हिला रहे थे तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही थी। जब उन्होंने गैल्वेनोमीटर को हिलाना बंद कर दिया, सुई ने भी हिलना बंद कर दिया। ये क्या हुआ? ये एक नई डिस्कवरी हो गई। क्या डिस्कवरी हुई भी? जब मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेट को हिलाया, तो उसके पास रखी कॉइल में, उन्होंने कॉइल को जोड़ा नहीं इसके साथ, मैग्नेट को कॉइल के साथ जोड़ा नहीं है, पास लेके आ रहे थे बस, या दूर लेके जा रहे थे, कभी पास कभी दूर, ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेट के मोशन से, मैग्नेट को मूव करने से वायर में करंट आ रहा है। ये चीज क्या हुई है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने पहले पढ़ी थी। ऑस्टिन ने क्या डिस्कवर किया था कि एक वायर में से जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, करंट हमने पास करवाया, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ गया। तो जो कुदरत है ना, नेचर है, वो सिमेट्री को प्यार करती है। नेचर लव्स सिमेट्री। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया है तो इसका उल्टा जरूर होगा। क्या होगा इसका उल्टा? कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा? अब सिंपल मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेट इसके पास पड़ा है, कोई करंट नहीं आ रहा। लेकिन अब करंट कब आ रहा है? जब मैग्नेट मूव कर रहा है। करंट कब आ रहा है? जब मैग्नेट मूव कर रहा है, तब करंट आएगा। तो इसका मतलब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड से इसमें क्या प्रोड्यूस होने लग गया? करंट। तो यही हो गया ना नेचर का, कि पहले करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता था, मैग्नेट से भी हम करंट ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेट से। ठीक है, अदरवाइज करंट किससे आता है? बैटरी वगैरह से। बैटरी में क्या होता है? हम केमिकल्स डालते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, उससे करंट आता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। अब इसमें क्या है? मैग्नेट से हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा लिया। ये खोज की, मतलब प्रोड्यूस हमने नहीं करवाया, ये नेचर ने दिया हमें, लेकिन इसकी खोज की गई, इसको ढूंढा गया कि हाँ भाई इस तरीके से भी करंट आ सकता है। अब ये कहाँ, अब क्या हुआ? हमने क्या देखा? इसको, मैग्नेट को मूव करने से करंट आया था। ठीक है, अब इसी से हम पहले डेफिनेशन बनाएंगे। पहले समझिए कि क्या किया हमने। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ को लेके आ रहे थे, फैराडे सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले तो ये एक तो होता है एक्सीडेंटली उन्हें पता चल गया कि ऐसा कुछ होता है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि कैसे, क्यों आ रहा है करंट, और करंट कब आ रहा है। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया? फर्स्ट उन्होंने किया, मूव्ड मैग्नेट फास्ट। उन्होंने मैग्नेट को फास्ट मूव किया, मैग्नेट को जल्दी लेके आए। तो उन्होंने क्या देखा? मोर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। कि उन्होंने क्या देखा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है जो, वो क्या आ रही है? ज्यादा।
पहली चीज उन्होंने क्या देखी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ रही है, ज्यादा। मैं ये साफ कर रही हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने मैग्नेट को फास्ट मूव किया और देखा कि ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मोर करंट ज्यादा आ रहा है। ये मैं छोटे छोटे लिख रही हूँ क्योंकि ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझना है आपको। उन्होंने मैग्नेट को फास्ट मूव किया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आई। सेकेंड पॉइंट उन्होंने नोट किया, व्हेन मैग्नेट स्टॉप्स, जैसे ही मैग्नेट रुका, नो डिफ्लेक्शन, नो करंट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं है। इसका मतलब करंट सिर्फ मैग्नेट के मूव करने से आ रहा है। थर्ड पॉइंट, एक और उन्होंने फिर, जब भी कोई बंदा जो साइंटिस्ट है वो एक जगह पे स्टिक होके नहीं रहते कि भाई आ गया या दिख गया खत्म काम, नहीं, वो सोचते हैं कैसे कैसे आ सकता है और तरीके अपनाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि अब मैग्नेट को पास नहीं लेके आते, दूर लेके जाते हैं। व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, जब कॉइल से दूर गया तो डिफ्लेक्शन क्या हो गई, वाज ऑपोजिट। अब डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब डिफ्लेक्शन ऑपोजिट है। मान लीजिए पहले लेफ्ट थी, अब क्या आएगी, राइट, उल्टा जाएगी, लेफ्ट और राइट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब मैग्नेट पहले पास आ रहा था, अब दूर जा रहा है तो उल्टा जा रहा है, डायरेक्शन उल्टी हो गई। फिर उन्होंने एक और चीज की, पहले वो किस पोल के साथ काम कर रहे थे, नॉर्थ पोल के साथ, अब उन्होंने मैग्नेट को घुमा दिया साउथ। अब उन्होंने साउथ को पास लेके आना शुरू किया। व्हेन साउथ पोल कम्स नियर कॉइल, मतलब मूव तो कर रहे हैं पर साउथ पोल नियर आ रहा है, अगेन ऑपोजिट डिफ्लेक्शन, फिर भी डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई। मतलब ये कुछ चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की अपने एक्सपेरिमेंट में, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जैसे आप अपनी फाइल में ऑब्जर्वेशन लिखते हो ना, ऑब्जर्वेशन टेबल बना के, नॉर्मली आप उसमें वैल्यूज लिखते हो, उन्होंने ये थ्योरी ऑब्जर्व की। वैल्यूज तो बाद की बात है, वैल्यूज भी बाद में नोट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पहले क्या नोट की गए, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए कि मैग्नेट, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये उनके पास कॉइल है, कॉइल के साथ क्या लगा हुआ है नीचे, गैल्वेनोमीटर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पीछे वाला ये नॉर्थ है। पहले नॉर्थ को लेके आए, डिफ्लेक्शन क्या आई, इस तरफ आई, फिर ये नॉर्थ को दूर लेके गए, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आई, फिर ये साउथ को पास लेके आए, डिफ्लेक्शन इस तरफ आई, फिर साउथ को दूर लेके गए, डिफ्लेक्शन इस तरफ आई। फिर उन्होंने मैग्नेट को फास्ट मूव किया, डिफ्लेक्शन ज्यादा आई, स्लो मूव किया, डिफ्लेक्शन कम आई। फिर उन्होंने मैग्नेट को रोक दिया, डिफ्लेक्शन खत्म हो गई, जीरो पे आ गया वापस। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सारे ऑब्जर्व किए, अंडरस्टैंड। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने बनाए अपने लॉज, फैराडे लॉज। ये हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन और इनके लॉज, जो आपके सिलेबस में भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आते हैं। स्टेट फैराडे लॉज, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने लॉज बनाए। जैसे कि आपने सबने पढ़ा है, न्यूटन ने क्या देखा था, सेब पेड़ से गिरा, ठीक है, सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो उसने ग्रेविटेशन लॉ की खोज कर दी, है ना, ये सब हमने पढ़ा है। उसी तरह से फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन की, ये उसने ऑब्जर्व किया कि ऐसे होता है तो उसने उस बेसिस पे क्या कर दिए, फैराडे का अपने लॉज बना दिए। किसके लॉज, ऑफ EMI। व्हाट इज EMI? इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारी जो थ्योरी मैंने समझाई है, ये इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी थी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो हमारे पास कॉइल रखी हुई है, जो हमारे पास ये कॉइल है, पहले मैग्नेट दूर है, जो मैग्नेट की लाइंस आएंगी कम आएंगी, यहाँ पे लाइंस, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो ज्यादा लाइंस आएंगी कॉइल में से,
ज्यादा लाइंस, कॉइल के अंदर से ज्यादा लाइंस गुजरेंगी, कॉइल का कुछ एरिया है, अगर उस एरिया में से ज्यादा लाइंस गुजरेंगी, नंबर ऑफ लाइंस किसको डिनोट करती हैं, क्या बताती हैं हमें, नंबर ऑफ लाइंस हमें बताती हैं फ्लक्स। अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो इसका मतलब इस लूप के साथ जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगी। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तब भी फ्लक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पास आएगा फ्लक्स बढ़ जाएगी, दूर जाएगा फ्लक्स कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल सी बात। पास आएगा फ्लक्स ज्यादा होगी, दूर जाएगा फ्लक्स कम हो जाएगी। अगर रुक गया तो फ्लक्स रुक जाएगी, फ्लक्स ना बढ़ेगी ना कम होगी। इसका मतलब अगर कॉइल के साथ जो फ्लक्स जुड़ी हुई है वो फ्लक्स अगर चेंज करेगी तो हमारे पास क्या आएगा, करंट। यही है ईएमआई का फिनोमिनन। व्हाट इज ईएमआई? द फिनोमिनन ऑफ, ये एक फिनोमिनन है, किस चीज का फिनोमिनन, इंडक्शन का। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस होना, इंड्यूस होना, किसी चीज का इंड्यूस होना मतलब किसी चीज का पैदा होना किसी और चीज से। द फिनोमिनन ऑफ इंडक्शन ऑफ, इसमें कौन सी चीज पैदा हुई, कौन सी चीज पैदा हुई, करंट। करंट पैदा हुआ, हमने करंट किसी और बैटरी से नहीं लगाया था, करंट पैदा हुआ, पैदा हुआ इंड्यूस हुआ। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट किसमें आया, खोजा किसने इलेक्ट्रिक करंट, फैराडे नहीं, हमें बताया किसने भी करंट आया है, गैल्वेनोमीटर में। फैराडे ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, चलो खोज ईएमआई की खोज उसने की, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट किसने बताया आया है, गैल्वेनोमीटर में। किसमें आया था इलेक्ट्रिक करंट, किसमें आया था, कॉइल में। द फिनोमिनन ऑफ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल, कब आया कॉइल, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with it changes, that's all। EMI क्या है, EMI the phenomenon of induction of electric current in a coil when magnetic flux linked with it changes is called EMI। इसी को क्या कहते हैं, EMI, हम यही यूज करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, इंडक्शन। इसमें इंडक्शन किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिसिटी की। करंट आ रहा है किसके कारण, मैग्नेट के कारण। सिंपल, हम मैग्नेट को मूव किया और करंट आ गया, दैट्स इट। ये है हमारा ईएमआई का फिनोमिनन। अंडरस्टैंड, एनी डाउट? इसी डेफिनेशन को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, whenever magnetic flux linked with a coil changes, whenever का मतलब जब भी कभी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी, then EMF is induced and current starts flowing in it। इसी चीज को हम EMI को ही दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी तो एक EMF इंड्यूस होएगा। EMF अपने ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वही है जो एक बैटरी के अंदर होती है करंट आने के लिए, वोल्टेज एक तरह, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगी, इंड्यूस होएगी, वो पहले नहीं थी, वो अब आई है। कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करी है। चेंज किसी भी तरह की हो सकती है, बढ़ भी सकती है, चेंज का मतलब बढ़, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे बढ़े चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो तो इसे वायर में से क्या पास करेगा, करंट पास, फ्लो करना शुरू कर देगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, ये ईएमएफ के ऊपर वाला पॉइंट है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ईएमआई।
आप एक डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं, काम चल जाएगा। ये सेकंड डेफिनेशन याद करोगे तो आपका एक और काम इजी हो जाएगा। यही हमारे फैराडे साहब के लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है। फैराडे लॉज की 2 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे हम। उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ है, whenever magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced and current starts flowing in it. This phenomenon is called EMI. ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है फैराडे की। फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व की कुछ चीजें और उसी बेसिस पे अपने लॉज बना दिए, जिस लॉज में से फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली है। स्टेटमेंट क्या है? The amount of induced EMF depends upon, किस पे डिपेंड करी थी? अभी हमने देखा था, अगर उन्होंने मैग्नेट को फास्ट मूव किया तो करंट ज्यादा आया, स्लो मूव किया तो करंट कम आया। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज के रेट पे डिपेंड किया कि फ्लक्स ज्यादा जल्दी चेंज कर रहा है तो ईएमएफ ज्यादा आएगी, फ्लक्स स्लो चेंज कर रहा है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है लेकिन वो चेंज फास्ट है तो ईएमएफ, हम ये नहीं कहेंगे फास्ट आएगी, ईएमएफ ज्यादा आएगी। अगर करंट का फ्लक्स का चेंज स्लो है, धीरे धीरे फ्लक्स चेंज कर रही है, चाहे बढ़े चाहे कम हो, उसका मतलब नहीं है। फ्लक्स का चेंज होना, अगर वो स्लो है तो ईएमएफ कम आएगी, अगर वो फास्ट चेंज हो रही है तो ईएमएफ ज्यादा आएगी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई क्या थी? फ्लक्स। डी फाई बाई डी टी का मतलब, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स किस रेट पे चेंज कर रही है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, डी फाई बाई डी टी। डी टी फॉर टाइम, मतलब आपने 1 सेकेंड पहले फ्लक्स नोट की, फिर इसको मूव कर रहे हो, फ्लक्स चेंज करती जा रही है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है फ्लक्स इस केस में बढ़ रही है, दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स कम होती रहेगी। दोनों केसेस में ईएमएफ आएगी और ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी? फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे। एग्जैक्ट फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन का क्या है? नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपने एक फैराडे लॉज में इस चीज लिख देनी है। नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change of flux, कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो फ्लक्स की चेंज को अपोज करती है। ये क्यों है, इस पे हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। अभी ये एक बार क्लियर हो गया कि फैराडे ने एक तो ईएमआई की डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद अपने लॉज में पहली स्टेटमेंट वही है जो ईएमआई की डेफिनेशन है, सेकंड स्टेटमेंट है कि ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। और एक तीसरा पॉइंट इसलिए आ रहा है कि एक नेगेटिव साइन दे रहे हैं। वो नेगेटिव साइन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स की चेंज को अपोज करती है, वो नहीं चाहती कि उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो किसी भी तरह से, वो नहीं चाहती। अब वो क्यों नहीं चाहती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी क्यों आई इस ईएमएफ की? वो ईएमएफ ने क्यों चाहा कि उसकी फ्लक्स अगर बढ़ा रहे हैं तो वो चाहती है फ्लक्स ना बढ़े, अगर फ्लक्स कम हो रही है तो वो चाहती है फ्लक्स कम ना हो। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था लेंज। उन्होंने ये नेगेटिव साइन दिया। तो अगला टॉपिक आपका आज का लास्ट टॉपिक है ये हमारा लेंज लॉ। लेंज़ लॉ ये क्या है? इट स्टेट्स दैट, लेंज लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। इंड्यूस्ड, सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, इंड्यूस्ड स्टेटमेंट लिखवाऊंगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस
द कॉज, पहले लिख ले फिर समझाती हूं, विच प्रोड्यूसेस इट। बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का इंड्यूस होना, वो क्यों हुई इंड्यूस, कॉइल के अंदर करंट क्यों आया, क्योंकि उसके साथ लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स थी वो चेंज करी। वो चेंज किसने करी थी, फैराडे साहब ने, वो लेके आए थे मैग्नेट को, वो मैग्नेट को लेके आ रहे थे, फ्लक्स बढ़ा रहे थे, तो इसमें करंट आया। अब क्या है, लेंज लॉ में की स्टेटमेंट क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस कॉज मतलब कारण, उस कारण को अपोज करेगी जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा था, मैग्नेट का आना, मैग्नेट आया तो करंट आया, या मैग्नेट दूर गया तो करंट आया। मतलब अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो कॉइल क्या चाहेगी, मैग्नेट पास ना आए, वो उसको धक्का मारेगी। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगी कॉइल। मतलब कॉइल ने उल्टा चलना है कि जिस चीज ने उसको प्रोड्यूस किया उसी चीज को कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज ने उसको प्रोड्यूस किया और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, उसी चेंज को अपोज करेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से करंट आया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से करंट ईएमएफ आई या करंट आया, तो वो मैग्नेट मतलब फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने से करंट आया तो वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उल्टा चलेगा। यही उल्टे के कारण हमने क्या लगाया है, ईएमएफ के फॉर्मूले में माइनस डी फाई बाई डी टी, ये नेगेटिव साइन इसीलिए लगाया है कि ये इसके उल्टा चलेगा। अगर ये बढ़ेगी तो ये ईएमएफ इसको कम करने की कोशिश करेगी, अगर ये कम होएगी तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। दैट्स वाई लेंज ने यहाँ पे एक हमें क्या दिया, नेगेटिव साइन। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में यही है लेंज लॉ की स्टेटमेंट, बट ऑब्वियसली सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने से हमें मजा नहीं आएगा, हमें क्लियर ही नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। पर इसीलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसी लेक्चर में दे रही हूँ। इसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक कॉइल, ठीक है। कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, समझने के लिए चल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, कौन से मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को, ठीक है। अब एक होता है इसमें करंट आ गया, वो करंट किस तरह से आया, मान लो वो करंट इस डायरेक्शन में आया, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं एक सिंपल कॉइल लेके आई हूँ, ठीक है। इधर से आते हैं, इसी डायग्राम के हिसाब से ये कॉइल ऐसे रखी हुई है बेसिकली। ये कॉइल आपको विजिबल है, या यहाँ पे देख लो, ये कॉइल इसी तरह से समझना, ये कॉइल किस डायरेक्शन में मैं मूव कर रही हूँ, इस मेरी तरफ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मान लीजिए करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज समझाते हैं तो आपने अगर राइट हैंड रूल देखा हो, ये ऐसे करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ का मतलब है यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, साउथ, यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ। ये आप थोड़ा सा याद कर लो। ये टॉपिक क्योंकि डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं था तो ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ा कि कॉइल के अंदर अगर करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होएगा। अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जिस तरफ से, इस तरफ से देखेंगे तो हम क्लॉकवाइज लगेगा। अगर इसी चीज को आप अपनी तरफ से देखोगे, जैसे मैं हाथ घुमा रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा, एंटी क्लॉक। मेरे को क्या लग रहा है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना, उल्टा होता है ये दोनों तरफ से। एक तरफ से आपको क्लॉक लगेगा तो दूसरी तरफ से आपको एंटी क्लॉक लगेगा। अब यहां से मेरे को क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज। जिस तरफ क्लॉक है उस तरफ कौन सा पोल बनता है, साउथ। जिस तरफ से एंटी क्लॉक है, इसको हम ऐसे ही रिमेंबर कर सकते हैं, एंटी क्लॉक। एंटी में एन आता है, एन तो नॉर्थ पोल। इधर दूसरी तरफ क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, एंटी वाली तरफ एन, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए ये कौन सा मैंने बनाई डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो क्लॉक वाली साइड कौन सी पोल बनी, साउथ। दूसरी तरफ कौन सी पोल बनी, नॉर्थ। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, ये कॉइल पड़ी थी, हम इसके पास कौन लेके आ रहे थे, मैग्नेट। मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आ रहे थे, नॉर्थ। मैं सपोज कर रही हूं कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या बन गई,
क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो गया, साउथ पोल। अब क्या होगा, ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इस मैग्नेट की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट, स्पीड बढ़ गई। अब ये फास्ट मूव करेगा तो फ्लक्स ज्यादा चेंज करेगी, तो ईएमएफ भी ज्यादा आएगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा आएगा, ज्यादा ईएमएफ आएगी, क्योंकि उससे पहले ये नेगेटिव साइन नहीं था ना, अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो क्या है, फ्लक्स ज्यादा चेंज कर रही है। पहले देखो मैग्नेट को स्लो लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी करंट आ गया, थोड़ा सा करंट आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने मैग्नेट को मूव किया। अब हमने मान लिया कि करंट क्लॉकवाइज आया, तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो गया, साउथ पोल। उस साउथ ने इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। अब हमने मूव करना बंद कर दिया, वो साउथ पोल अपने आप इसको खींची जा रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। अब इसकी स्पीड बढ़ गई तो ज्यादा करंट आ गया, साउथ पोल स्ट्रांग हो गया, वो और फास्ट खींचेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इसकी भी स्पीड बढ़ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ना, स्पीड के साथ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, हाफ mv², ये होती है ना काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा आ गई, ज्यादा एनर्जी आ गई। अच्छा, इधर से करंट भी बढ़ रहा है, इधर से स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इधर से करंट इंक्रीज हो गया, करंट बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ गई। हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अब ये ऊर्जा आई कहां से, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक टाइप से दूसरी टाइप में बदला जा सकता है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, मतलब हम अपनी एनर्जी, जो भी बंदा मैग्नेट को लेके जाएगा वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा, उस एनर्जी के कारण करंट आ गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मैग्नेट अपने आप खींचा जा रहा है, करंट भी अपने आप बढ़ी जा रहा है, दो एनर्जीज आ रही है। एनर्जी कहां से आ रही है, कोई जवाब है इसका, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। क्या ये पॉसिबल है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे फेल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये जो हमने डायरेक्शन बनाई है, स्टार्टिंग में डायरेक्शन सपोज की थी, वो हमारी गलत है। डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसका मतलब ये ऑपोजिट आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज के स्टेप को भी हम समझते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हम डायरेक्शन मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, एंटी, वही एंटी फॉर नॉर्थ, एन से याद रखना है। यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ। अब क्या होगा, जो कॉइल का नॉर्थ पोल है, जो हमारी कॉइल का नॉर्थ पोल है, वो हमारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बैकवर्ड धक्का मारेगा। क्यों, नॉर्थ रिपेल करेंगे। हम मैग्नेट को क्या लेके जा रहे थे, कॉइल के पास, कॉइल का नॉर्थ पोल मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल। अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना है तो हमें इसके रिपल्शन के उल्टा काम करना पड़ेगा, ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा, मतलब हमें मैग्नेट को मूव करने में जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा मतलब हमें अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी मैग्नेट पास जाएगा। चाहे हम हाथ से मैग्नेट को लेके जाएं, चाहे कोई मशीन लगाएं, कैसे भी हम मैग्नेट को आगे लेके जाएंगे, मतलब कोई ना कोई एनर्जी खर्च होगी। उस एनर्जी के खर्च होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी
प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब इसको लेके जाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। यही मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आई बात? तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई किसकी वजह से? नॉर्थ पोल आने की वजह से। अब ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इसका मतलब नॉर्थ पोल आ रहा था तो करंट आया, तो यहां पे भी नॉर्थ आया जिसने इसको रिपेल किया। यहीं से बना लेंज लॉ की इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जिसने इसको बनाया उसी को धक्का मारा। ठीक है, इसीलिए यहां पे हमारा क्या आ गया? नेगेटिव साइन। दैट्स ऑल अबाउट लेंज लॉ। बट हाँ, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि अगर हम जी नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अब ये क्या चाहेगा? ये कॉइल तो उल्टा चलता है हमेशा। अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो इसने यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट कर लिया? नॉर्थ। भी तू दूर जा। पास आ रहा है तो उसको धक्का मार रहा है। अगर नॉर्थ पोल दूर जाने लग गया तो ये उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे उसको कौन सा पोल चाहिए? साउथ। तभी वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अब डायरेक्शन कौन सी आएगी? क्लॉकवाइज। तभी फैराडे साहब ने यही चीज ऑब्जर्व की थी। क्या ऑब्जर्व किया था? कि अगर नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन अलग है, अगर दूर लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन उल्टा आ रही है। सो इसी बेसिस पे क्लियर होता है कि लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की कंजर्वेशन को सही प्रूव करता है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी को किसी भी अलग तरीके से क्रिएट नहीं किया जा रहा है इसमें। दैट्स द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड उसके लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।